everyone. Welcome to our daily current affairs series. Let's start with today's current affairs questions. Where will India's first AI-enabled nature experience center be set up? भारत का पहला AI सक्षम प्रकृति अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बेतला नेशनल पार्क, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका सही आंसर है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला AI सक्षम प्रकृति अनुभव केंद्र स्थापित किया गया। क्या किया गया है? AI इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर टू बी स्टेब्लिश्ड एट बेतला नेशनल पार्क विच इज़ पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व ऑफ झारखंड। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ किया गया, पहले तो झारखंड में, इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व में, और उसका एक पार्ट है बेतला नेशनल पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर किया गया। ये है क्या? AI सक्षम प्रकृति अनुभव केंद्र है। इसमें क्या होगा कि AI से जो है नेचर जो है उसका जो है एक्सपीरियंस जो है आपको करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल स्थिर तस्वीरें या मॉडल प्रदर्शित करना नहीं है, बल्कि आगंतुकों को एक जंगल जैसा अनुभव प्रदान करना। AI सहायकों, 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, संवर्धित वास्तविकता यानी AR और इमर्सिव ध्वनि प्रभावों जैसी तकनीकों का उपयोग करके बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसका एम क्या है? तो एम टू नॉट जस्ट टू डिस्प्ले स्टैटिक फोटोज एंड मॉडल्स but to create a immersive jungle-like experience for visitors using technologies like AI assistant, 3D holographic projections, augmented reality यानी AR and immersive sound effects। अब देख लेते हैं अपन बेतला नेशनल पार्क के बारे में। तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड जो है इसके अंदर लोकेटेड है। ये जो है नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये जो है इस लोकेशन पर स्थित है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन द स्टेट। ये जो है स्टेट का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ये झारखंड का एकमात्र, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और ये राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है, पलामू टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए जो है संरक्षण कंजर्वेशन के लिए रिजर्व टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, तो उनमें ये लोकेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन है वेयर इज़ द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 बीइंग हेल्ड? 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी रियाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दुबई। तो दुबई में जो है 7वां फ्यूचर फूड प्रोग्राम जो है दुबई में शुरू हुआ। यह वैश्विक खाद्य, कृषि और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की सरकारों, व्यापारिक निवेश नेताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को साथ लाता है। ये क्या है? 7th फ्यूचर फूड फोरम जो है इसकी जो बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है? दुबई में शुरू हुई है। इट ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स, बिजनेस लीडर्स, अकेडमिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द ग्लोबल फूड, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ये जो है बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, जिनका रिलेशन है फूड के साथ में, फूड प्रोसेसिंग के साथ में, इन सबको एक साथ एक फोरम में, एक मंच पर लाता है और इन सब के बीच में संवाद बनाता है, इन सब के बीच में मीटिंग होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिसेंटली द टर्म ऑफ CDS वाज एक्सटेंडेड फॉर 1 year। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो ये जो CDS है इसका पूरा नाम क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसका जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी एडमिरल R हरि कुमार, ऑप्शन सी जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन डी मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी जनरल अनिल चौहान। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और सैन्य मामलों के विभाग के पदेन सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक यानी अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। उनका वर्तमान कार्यकाल 7 सितंबर 2025 के अंत में समाप्त होने वाला था, इसको बढ़ा दिया गया है। अब देखो CDS क्या होता है? CDS की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ CDS। The post of CDS was set up in late 2019 to promote better jointness among the 3 service, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये तीनों का जो है प्रमुख होता है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का, और इन सब के बीच में बेहतर तालमेल हो इसके लिए 2019 में ये पद बनाया गया था। अलग अलग सेवाओं के विपरीत जिनका कार्यकाल और आयु सीमा निश्चित होता है, CDS का कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु सीमा से जुड़ा हुआ है और कोई निश्चित कार्यकाल अनिवार्य रूप से नहीं है। मतलब CDS जो है वो 65 ईयर्स की एज तक रहते हैं, इसके बाद में नहीं रहते। इनकी कोई कार्यकाल या टर्म नहीं है फिक्स के इतने साल के लिए ही रहेंगे। तो अब जो है
ये 65 वर्ष के हो गए हैं, तो इनकी जो है अब सेवानिवृत्ति होने वाली थी, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। किसका? CDS का। CDS कौन है? तो ये जो CDS है वो है अपने अनिल चौहान, और इंडिया के ये सेकंड CDS है। इससे पहले जो फर्स्ट CDS थे वो थे मेजर जनरल बिपिन रावत। फर्स्ट CDS जो कौन है? फर्स्ट कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो फर्स्ट CDS का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोश हसना है। रोश हसना इज द ऑप्शन ए दिवाली हिंदू फेस्टिवल, ईद फितर इस्लामिक फेस्टिवल, या जूइश न्यू ईयर, या क्रिसमस यानी क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ जीसस बर्थ। तो इसमें से क्या है? तो ये जो है जूइश न्यू ईयर है। क्या है? यहूदी नववर्ष है। रोश हसना, रोश हसना क्या है? यहूदी नववर्ष। रोश हसना जूइश न्यू ईयर, या इसको योम हसना भी कहते हैं, ऑल्सो स्पेल्ड रोश हसना इज द जूइश न्यू ईयर मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिब्रू ईयर। ये जो है हिब्रू क्या है? जूइश का कैलेंडर है, हिब्रू कैलेंडर। तो उसका जो न्यू ईयर होता है वो रोश हसना से शुरू होता है, और 2025 में जो है 86 ईयर्स हो चुके हैं इस हिब्रू कैलेंडर को स्टार्ट हुए। द फेस्टिवल बिगिंस एट शटडाउन ऑफ September 22, 2025 एंड एंड्स आफ्टर नाइटफॉल ऑफ September 24, 2025। इट इज़ ऑब्जर्व फॉर 2 days। ये जो है 2 दिन के लिए मनाया जाता है। ये क्या है? यहूदी नववर्ष। अपने को याद रखना है योश हसना या रोश हसना क्या है, तो ये एक यहूदी नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नॉर्का केयर योजना किस राज्य से के द्वारा शुरू की गई है? योजना क्या है? नॉर्का केयर। तो नॉर्का केयर योजना जो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है केरला। केरला ने जो है नॉर्का केयर स्कीम शुरू की है। क्या है ये? केरल सरकार की एक नई स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की न्यू हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। नॉर्का केयर क्या है? स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है जो हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस करता है। नॉर्का केयर एक व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना है जो अनिवासी केरल वासियों NRK और विदेश में रहने वाले केरल के छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई है। ये किसके लिए? नॉन रेसिडेंस केरलाइट्स एंड केरलाइट्स स्टूडेंट रेजिडिंग अब्रॉड जो बाहर रहते हैं केरल के लोग, उनके लिए ये योजना जो है उद्घाटन इसका जो है केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में किया है। इसकी कवरेज क्या है? तो ये हेल्थ कवर देता है 5 लाख रुपीज़ तक, और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कवरेज देता है 10 लाख रुपीज़ तक। इट ऑफर्स कैशलेस ट्रीटमेंट इन मैनी हॉस्पिटल्स, मोर देन 500 इन केरला एंड 16,000 अक्रॉस इंडिया। ये जो है पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको 16,000 जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है उपचार की सुविधा, कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा के रूप में 10 लाख रुपये की कवरेज देता है। गौरतलब है कि पहले से मौजूद बीमारियों को भी बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के कवर किया गया है। यानी जनरली इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो पहले से जो बीमारी मौजूद होती हैं उनके लिए जो है कवरेज नहीं दी जाती है, नई किसी बीमारी के लिए कवरेज दी जाती है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये पहले से भी अगर आपको कोई बीमारी तो उसको भी ये कवर करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जो है अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखो गलत यहाँ पर चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये क्या है? GST जो है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है, और रॉन्ग कथन जो है यानी रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड करना है। GST अपीलेट ट्रिब्यूनल हियर अपील अगेंस्ट GST ऑर्डर्स। ये जो है GST ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो हाँ ये अपील करता है। फिर इट हेल्प्स टू सॉल्व डिस्प्यूट अंडर GST लॉ, तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करता है। तो जी हाँ, ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? ये अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं जो न्याय देने का कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास में पूरे कोर्ट जितनी शक्तियाँ होती नहीं है, तो ये हेल्प करते हैं डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करने में। इट हैज़ ब्रांचेज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, तो हाँ इसकी जो है 45 के आसपास कुछ ब्रांचेज जो बनाई जा रही हैं, जिसकी जो प्रधान पीठ जो है प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में होगी और बाकी सब जो है स्टेट्स के अंदर होगी। ये भी सही है। फिर इट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ CBIS। ये जो है CBIS के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। CBIS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये जो है ना ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये इसका सही जवाब हो गया, रॉन्ग अपन ने फाइंड कर दिया। रॉन्ग आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये किसी के अंडर में नहीं आता है, ये जो है जीएसटी काउंसिल के अंडर में आता है। तो वस्तु सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको अपन जीएसटैट भी कहते हैं, रिसेंटली ये न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जो है उसका शुभारंभ किया है, जो जीएसटी सुधारों में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब जीएसटी जो है, ये जीएसटैट, ये क्या है? एक वैधानिक अपीलीय निकाय है। वैधानिक यानी जिसको संसद ने कानून द्वारा बना दिया हो, स्टैट्यूटरी, जिसकी स्थापना जीएसटी कानूनों के तहत विवाद समाधान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करने के लिए की गई है। ये जो है अपीलीय जीएसटी अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगा। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा देश भर में 65 स्थानों पर 31 राज्य पीठें बनाई जाएगी। इसकी संरचना क्या है? तो इसमें जो है प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक अधिकारी होंगे, तो जो है जुडिशियल ऑफिसर मेंबर्स होंगे, और 1 जो है टेक्निकल मेंबर सेंटर की साइड से, और 1 जो है स्टेट की साइड से टेक्निकल मेंबर होंगे, जिनको टैक्स से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपीरियंस होगा। ये न्यायिक विशेषता और केंद्र राज्य तकनीकी ज्ञान को संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो है एक जीएसटी ई कोर्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। जीएसटी या जीएसटैट जो है ई कोर्ट पोर्टल, ये क्या है? ये पोर्टल है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीआईएन के कोलैबोरेशन के साथ में एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसके द्वारा करदाता और व्यवसायियों को जो है ऑनलाइन अपील दायर करने और मामलों के प्रति नज़र रखने के लिए डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने के लिए मौका मिलेगा। तो ये क्या करेगा? इन ट्रिब्यूनल्स में जो भी कार्रवाई होगी उसको ऑनलाइन रूप से कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम है ई कोर्ट पोर्टल। एनआईसी ने बनाया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर द्वारा ये बनाया गया है। अब इसकी भूमिका यानी इसका रोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो है अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान हेतु काम करेगा। इसके अलावा ये जो है विश्वसनीयता लाएगा, और डिजिटल प्रथम प्रणालियों के साथ ये जो है त्वरित और शब्दजाल मुक्त और पारदर्शी जो न्याय प्रदान करने का काम करेगा। इसका महत्व क्या है? तो ये जो है अप्रत्यक्ष विवाद को समाधान कर सकता है, मुकदमेबाजी में देरी कम कर सकता है, निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रिवर? ऑन विच रिवर? ओजू जल विद्युत परियोजना जो है हाल ही में समाचारों में देखी गई किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सुबनसिरी, ऑप्शन बी दिबांग, ऑप्शन सी सियांग, ऑप्शन डी तीस्ता। तो राइट आंसर इसका सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी रिवर। ओजू जल विद्युत परियोजना क्या है ये? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है उसकी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति जो है उसने चीन सीमा के पास बने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना जो है उसको मंजूरी दे दी है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है। क्या है? एक तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ओजू, इसके अलावा ये जो है सुबनसिरी रिवर में है, और ये जो है चाइना बॉर्डर पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। अब जो है अपन देख लेते हैं सुबनसिरी रिवर के बारे में। तो सुबनसिरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये। इसको जो है गोल्डन रिवर भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ए गोल्डन रिवर। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गोल्ड डस्ट जो है उसके यानी प्लेसर माइनिंग मिलती है। यहाँ पर क्या है? सोने के धूल इसके साथ में इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ट्रांस हिमालयी नदी है और ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत जिस पर अब चाइना का अधिकार है, यहाँ से ये निकलती है। अरुणाचल प्रदेश, असम में ये बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक तमिलनाडु के तटीय पुनर्स्थापन मिशन, जिसे टीएन शोर के नाम से भी जाना जाता है, को वित्त पोषण कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज फंडिंग तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन टीएन शोर? टीएन शोर को कौन कर रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो वित्त पोषण कर रहा है, इसकी जो फंडिंग है वो कर रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है। तो ये क्या है? तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन टीएन शोर क्या है? तो तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन, इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। तो टीएन मतलब तमिलनाडु, शोर मतलब है कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। तो ये क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है इसको फंडिंग देगा, और ये जो है विलेज मैंग्रोव काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ये क्या करेगा? मैंग्रोव वृक्षारोपण के माध्यम से जैव सुरक्षा को मजबूती देने के लिए ग्राम मैंग्रोव परिषदों को सीधे वित्त पोषित करेगा। तमिलनाडु में जो है अलग अलग विलेज लेवल पर मैंग्रोव परिषदें यानी मैंग्रोव काउंसिल्स बनी हुई है, जो क्या करते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनकी रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो इसको ये जो है फंड देगा, कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। ये जो है 2025 से स्वीकृत है, 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा और 675 करोड़ रुपए तमिलनाडु गवर्नमेंट देगी।
अब एक बात और समझ लेते हैं, मैंग्रोव वन के बारे में समझ लेते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव प्लांटेशन, ये क्या है? एक प्रकार का प्लांटेशन है जो क्या होता है, समुद्र का जो मीठा खारा जल होता है और नदी का जो मीठा जल होता है, इन दोनों के किनारों पर विकसित होते हैं ये फॉरेस्ट। ये कहाँ पर होते हैं? समुद्र, यानी ये तो हो गया ओशन और ये हो गया लैंड, इन दोनों के बीच की जो ये भूमि है, यहाँ पर जो है मैंग्रोव बनते हैं। ये जो है ना खारे पानी में भी जो है रहने में सक्षम होते हैं। इनकी जड़ें जो होती है ज़मीन के अंदर होने की बजाय ज़मीन के बाहर होती हैं, तो ये जो है सीधे ऑक्सीजन लेते हैं। इनकी जड़ें जो हैं पोषण पदार्थ जो है सीधे लेते हैं हवा से। तो ये जो है मैंग्रोव वन जो है ये लवणीय जलों को अंदर डेवलप होते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श जो इकोसिस्टम होता है उसमें भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो है कोस्टल रेंज में होते हैं, तो इनको बचाने के लिए तमिलनाडु में टी एंश्योर प्रोग्राम चला गया है। तो ये आज के अपन ने करंट अफेयर्स देखे। अब